हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबको 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 गुड इवनिंग। इधर उधर भटक गए हो क्या? है। गुड इवनिंग। हाँ जी। सर रिवीजन करा दो प्लीज। रिवीजन सीरीज जब शुरू होगी तो करवा दूंगा। 11th 12th दोनों का करवा देंगे हम। अभी फिलहाल तो ये चैप्टर कुछ दो चार टेस्ट वगैरह है वो पढ़ लेते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम, यस। कहाँ थे? बहुत कुछ हुआ इन दिनों में। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ, है ना। तबीयत भी दो चार बार बिगड़ी। अभी भी पूरी तरह से ठीक है नहीं वैसे, पर कुल कह सकते हैं ठीक नहीं थे ये दिन पिछले जो भी निकले। चैप्टर नहीं बचे हैं अबे, ये तो ये भी नया वाला चैप्टर है। चैप्टर नहीं है, कुछ आयंस के टेस्ट हैं वो देखने हैं हमको। कुछ आयंस के टेस्ट हैं वो देखने बस। क्या ये टॉपिक नीट के लिए इम्पोर्टेंट है? मतलब मैं ये बोलूंगा कि एक सवाल पक्का आएगा इस बार, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है उसमें, है ना। तो वो एक सवाल बनाएंगे, वो बहुत बेसिक सा सवाल होगा, वो जो मैं ये करवा रहा हूँ उसमें से आ जाएगा, है ना। 99%, क्योंकि 1% का तो मैं भी नहीं बोलता, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, उन्होंने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो एक सवाल जरूर आएगा इस बार, क्योंकि वो नया ऐड हुआ है ना। तो एग्जामिनर के दिमाग में ये रहेगा कि यार नई चीज ऐड हुई है, एक सवाल वहां से दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि आएगा, होगा वो आसान बहुत। अ, हो सकता हो पी ब्लॉक में भी ऐसे खूब सारे टेस्ट हमने पहले ही कर लिए हों। तो चीजें जो अगर कोई आप सब लोग पी ब्लॉक के लेक्चर आपने देखे हैं, देखे होंगे, है ना। आप सब लोगों ने पी ब्लॉक के चैप्टर देखे होंगे। हाँ, हेल्थ इशू होने की वजह से मैंने आपको वो यकीन के प्रोवाइड करवा दिए थे, रिकॉर्डेड ही थे वो, है ना। तो मैं एक रिकॉर्ड मुझे नए फ्रेश करने थे, बट वो सेम ही चीज़ थी, सेम ही कंटेंट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो वो मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे, है ना। कुछ बच्चे वहाँ के लिख रहे थे कि ये हमको पुराना लेक्चर मिल गया। अरे भाई, इनऑर्गेनिक तो च्यवनप्राश जैसी है बेटा, जितनी पुरानी होगी मज़ा ज़्यादा आएगा। नई इनऑर्गेनिक तो कम होती जा रही है। चले। यस। हम तो हर साल अपना कंटेंट रिड्यूस कर रहे हैं, ये फैक्ट है। कोई बोले ना बोले, मुझे सच बोलने में कभी ऐतराज होता नहीं। हम हर साल अपना कंटेंट रिड्यूस कर रहे हैं। कारण आ ही नहीं रहा है। आप देखो पहले साल का कंटेंट, फिर दूसरे साल का, लगातार रिड्यूस हो रहा है ना। हमको करना पड़ रहा है। कहाँ कुछ पढ़ाते थे हम ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह में, या उसके बाद जब कोविड आया तो उसके बाद कंटेंट रिड्यूस करना पड़ गया हमको। एनीवेज, देखते हैं क्या होता है। काम काम की चीजें तो हम भी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पर आ चुके हैं, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। करें शुरू। आप सब लोग आ गए हैं तो 11th कब पढ़ाओगे? जब भी प्लानर में होगा पढ़ाएंगे बेटा, तनीषा कुमावत जरूर पढ़ाएंगे। पी ब्लॉक इज नेसेसरी टू स्टार्ट दिस लेक्चर। मतलब इस लेक्चर को, मतलब ये एक्चुअली इसमें कुछ याद करने वाला है सब कुछ। इसमें कुछ है नहीं। तो पी ब्लॉक वगैरह नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है ना। चले आगे पढ़े, चलो शुरू करते हैं। क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, इसको हम नाम दे सकते हैं। बेसिकली कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने ये तो आज का टारगेट हो गया, टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह और ये सब क्या होता है, बहुत आसान आसान चीजें हैं। ये मैं आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आपका जो सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आया था, एनटीए एंड देन आफ्टर एनएमसी की जो वेबसाइट पे आया था, उन सब में ये लिखा हुआ है। मतलब आप देखोगे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है। अब उसमें क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑर्गेनिक के भी हैं और इनऑर्गेनिक के भी हैं। तो हमारा काम क्या है? इनऑर्गेनिक वाले करना। इनऑर्गेनिक में हमको जो एनायंस दिए हैं उन्होंने वो दिए हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इनफैक्ट इनके इनसॉल्युबल सॉल्ट को एक्सक्लूड रखा गया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे कार्बोनेट जो वाटर सॉल्युबल हो,
है ना, सिर्फ ऐसे सल्फाइड जो वाटर सोल्यूबल हो, ऐसे सल्फेट जो वाटर सोल्यूबल हो, नाइट्रेट सारे ही वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऐसे क्लोराइड जो वाटर सोल्यूबल हो, है ना, और इस तरह से ब्रोमाइड और आयोडीन। यानी कि इसने इन्हें कहा कि ऐसे सॉल्ट जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको एक्सक्लूड, मतलब उनको हटाया गया है, उनको ऐड नहीं किया गया है। हालांकि हम सारे पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, बट ये साफ साफ कह रहा है कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट से ही सवाल पूछा जाएगा। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स भी, इसके नोट्स बनाने हैं क्या, 101% बनाने हैं बेटा, है ना 5000% बनाने हैं इसके नोट्स। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं आप शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो, चैप्टर ओवरव्यू लिखो, ये आपका सिलेबस है पूरा एज इट इज, आप लिख दो उसको, है ना, इसको भी नोट करो। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करो और ये लिखो कि सिलेबस क्या है हमारा, ये सिलेबस है। कैटायंस के भी टेस्ट करेंगे हम, और हम उसमें लेड का दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, आयरन यानी आयरन +3 को बोलते हैं फेरिक, फेरिक का दिया हुआ है, Zn+2, Ni+2, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम। हमेशा पहले जो टेस्ट किया जाता है वो एनायन का किया जाता है। अभी देख सीखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, टेस्ट क्या होते हैं, किस तरह से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ड्राई टेस्ट क्या होते हैं, वेट टेस्ट क्या होते हैं, सारी चीजें सीखेंगे बेटा, एक एक करके सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। इसको नोट करो फटाफट, इस चैप्टर को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है क्योंकि पहली बार डील कर रहे हो आप लोग, है ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये प्रैक्टिकल्स है, और प्रैक्टिकल को थ्योरी बिना प्रैक्टिकल के पढ़ना है ना टेढ़ा काम, है ना। प्रैक्टिकल्स को बिना प्रैक्टिकल्स के पढ़ना, बिना प्रैक्टिकल किए पढ़ना, इसका मतलब है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है सर, तो चलो आपको अब बताते हैं। हो सकता हो कहीं पे प्रेसिपिटेट बन रहा हो तो उसका कलर इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता हो कहीं पर गैस निकल रही है तो उसका कलर इंपॉर्टेंट होगा, कौन से कलर की गैस निकलती है, कौन से कलर का क्या होता है, मतलब ये चीजें इसमें पूछी जाएगी। ऑब्जर्वेशंस जो आते हैं ना प्रैक्टिकल्स में, वो इसकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आ जाएंगे। क्या ऑब्जर्वेशन, लेट सपोज आपने सॉल्ट लिया, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, आपने देखा रेडिश ब्राउन कलर की एक गैस उड़ती हुई नजर आ रही है, तो वो कौन सी हो सकती है, वो Br2 हो सकती है, वो NO2 हो सकती है ना। आपने देखा कि बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आ रही है, सल्फर के जलने जैसी वो जो पटाखा जलता है उस वक्त जो स्मेल आती है वैसी स्मेल आ रही है और एक गैस निकल रही है, तो हम बोलेंगे कि हो सकता हो SO2 गैस हो। सिर्फ गैस निकल रही है, कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, हो सकता हो CO2 हो। व्हाइट फ्यूम्स आ रहे हैं, हो सकता हो HCl जो है उसके फ्यूम्स हो। मतलब वो जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन ऑब्जर्वेशंस पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल है, ये लैब में किए जाते हैं, है ना। प्रोसीजर पूरा प्रैक्टिकल वाला होता है, टेस्ट ट्यूब लो, ऐसे करो वैसे करो। हम हो सकता हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं सीखेंगे क्योंकि थ्योरी के अंदर इनकी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि इनके अंदर क्या रिएक्शन हुई है और कौन सी गैस रिलीज हुई है, ये चीज देखी जाएगी। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, अगर कॉम्प्लेक्स बना है तो उसका कलर क्या है, प्रेसिपिटेट बना है या नहीं बना है, गायब हो गया है किसी के चलते, ये सारी चीजें, इस तरह के ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करना है। और इस चैप्टर को ऑब्जर्वेशंस ही हमारे लिए, इस चैप्टर के ऑब्जर्वेशंस ही क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या आपने लिख दिया, ये स्कूल में किए हैं, डेफिनेटली किए होंगे, ये मेरे ख्याल से पहले दिन आपको टेस्ट ट्यूब पकड़वा के जो ये करवाते हैं सीधा सीधा, वो सब किए होंगे, हाँ मुझे पता है सब कुछ किए होंगे। चलिए लिख दिया। हाँ मतलब जिन लोगों ने स्कूल में अच्छे से थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया है ना, क्लासेस भी अटेंड करी होगी, लैब अटेंड करी होगी, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं इस चैप्टर में, इसलिए खुशियां मनाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस होती हैं हम जानते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस आप सभी जानते हो क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बताओ, है ना। जैसे टेस्ट होंगे लेबोरेटरी के अंदर, जो भी टेस्ट हम करेंगे उसमें बेसिकली होगी क्या, रिएक्शंस ही तो होंगी। किस किस तरह की रिएक्शंस हो सकती है, पीपीटी रिएक्शंस हो सकती है, रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। पीपीटी रिएक्शन का मतलब है प्रेसिपिटेट बन जाना, आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर देखा होगा कई बार नीचे इस तरह से अलग अलग कलर का जो है वो प्रेसिपिटेट जम जाता है, वो उसको बोलते हैं बेटा प्रेसिपिटेट। सॉलिड, है ना, पाउडर जो है वो नीचे सेडिमेंटेशन में सेडिमेंट हो जाता है, जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ये रिएक्शंस भी होती है। फिर होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, ये हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा है कि कई बार कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स बनने की शर्त क्या क्या हो सकती है बेटा? कॉम्प्लेक्स बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या कैटायन पर चार्ज होना जरूरी है, ज्यादा चार्ज होना जरूरी है? यस। क्या लिगेंड जो है वो एनायन जो लिगेंड जो है वो होना जरूरी है? लिगेंड पे चार्ज माइनस ज्यादा होना जरूरी है, अच्छा लिगेंड होगा। लिगेंड का डोनर एटम छोटा होना चाहिए, कारण क्योंकि डोनर एटम बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह कर सकता है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। हाई फाई होना चाहिए मेटल। तो ये बेसिकली पूरा डी ब्लॉक कवर करता है। डी ब्लॉक के कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा कौन बनाता है? डी ब्लॉक वाले बनाते हैं, आप अच्छे से जानते हो। यही चीज इसमें काम आएगी। एसिड बेस रिएक्शन, आप भली भांति परिचित हैं इस चीज से। एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो एसिड बेस रिएक्शंस भी होती है। दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, है ना? हाँ, तो अब इसमें एक चीज जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ये टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह के एक एक दो दो एग्जांपल्स देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। बताने की जरूरत तो नहीं है ना बेटा कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज इन्वॉल्व, है ना? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व हो उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिपीटेड रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो, है ना? प्रेसिपिटेट कब बनेगा? जब KIP ज्यादा होता है किससे? KSP से, है ना? तो ये जब प्रेसिपिटेट बनता है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन ऐसा बन गया, आपने रिएक्शन किया और कुछ सॉल्यूशन ऐसा डेवलप हुआ, ऐसा बना जिसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, तो वो प्रेसिपिटेट देना शुरू कर देता है, सॉल्ट। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये आप अच्छे से जानते हो। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस के मिलने से जो रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी हम जानते हैं। ये खाली नाम लिखोगे इतने में आपको इनके डेफिनेशंस का पता चल जाएगा, कोई खास बात है नहीं। एनसीईआरटी में नहीं है रिद्धि जैन, ये एनसीईआरटी में नहीं है ना? एनसीईआरटी में नहीं है, ये उनके सिलेबस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ये उन्होंने अलग से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड किया है। तो एनसीईआरटी की जो एक प्रैक्टिकल बुक आती है लैब मैनुअल करके, उसमें है, आप देखना, क्वालिटेटिव एनालिसिस सिस्टेमेटिक, ऐसा कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस करके एक बुक है, लैब मैनुअल बोलते हैं उसको। वो लैब मैनुअल वाली बुक में आपको ये सब मिलेगा। 11-12 दोनों में कॉमन चलती है वो, 11-12 दोनों में कॉमन चलती है वो। लैब मैनुअल करके एक किताब होती है, उसमें है, उसमें सारे टेस्ट दिए हुए हैं, वो है, वो एनसीईआरटी की ही बुक है। वहां लेना क्यों पड़ेगा? पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कुछ 30-35 है, और उसमें से भी सारे आयंस नहीं दिए हैं एनएमसी और एनटीए ने, कुछ आयंस ही दिए हैं। लाइक उसमें एसीटेट भी है, बट अपने एसीटेट का टेस्ट नहीं है। ऑक्जेलेट भी है, ऑक्जेलेट का टेस्ट नहीं है। खूब सारे दूसरे कैटायंस भी हैं, बट हमारे उन सब सारे कैटायंस का टेस्ट नहीं है। तो हमको तो सेलेक्टिव, आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतने एनायन और कैटायन ही है ना? गलती मत करना, इनसे कई ज्यादा एनायन कैटायंस हैं, बट हम चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना? क्योंकि मैं जानता हूं पहला साल है, पहला साल नई जुड़ी हुई चीज से कोई मतलब गहरा सवाल नहीं पूछेगा, वो सिर्फ सिंपल सा सवाल इनको देख के बता देगा, बना देगा, क्योंकि वो बाहर तो जा ही नहीं सकता। जो चैप्टर पहली बार ऐड हुआ है उसमें यूं मान के चलिए वो गहराई वाला सवाल नहीं पूछेगा, प्लस इनके अलावा भी कुछ नहीं पूछेगा, पूरे पूरे चांस है, क्योंकि उसको पता है पहली बार जुड़ा हुआ है चैप्टर, क्या ही पूछे बच्चे से ना? तो ये सिर्फ ये एनायंस और ये कैटायंस ही हम पढ़ के जाएंगे, होने को और भी बहुत होते हैं, है ना? पूरा क्लासिफिकेशन होता है एनायंस का भी और कैटायंस का भी, सबका क्लासिफिकेशन होता है। अभी सब धीरे धीरे चीजें सामने आ जाएगी। चलिए, रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब हम ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो ले रहे हैं जो हमारी इनऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर करता है, जहां से सवाल बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहां पे 1, 2 या 3 एग्जांपल लिखूंगा तो आप मान लोगे कि सिर्फ 3 जगह ही रिडॉक्स हो रहा है क्या दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। मैं वो लिखूंगा जिसमें जहां से सवाल आ सकता है। जैसे ऑक्जेलेट है C2O4 2- की रिएक्शन अगर हम MnO4- के साथ करें, तो ये हम कर चुके हैं डी ब्लॉक में। बताओ ऑक्जेलेट से क्या हो जाता है? ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, याद है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको CO2 में कर लेता है, और खुद कहां चला जाता है बेटा? Mn2+ पे। तो याद रखना ये क्या हो जाता है? कलरलेस। कलरलेस मतलब एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्जेलेट का अगर सैंपल है, ऑक्जेलेट एनायन का अगर सैंपल है, और आपने उसमें
KMnO4 मिला दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट मिला दिया, तो आप देखोगे कि वहां पे पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर गायब हो जाएगा, क्योंकि ये तो कलर का होता है ना, ये तो पर्पल कलर का होता है ना बेटा, ये पर्पल कलर का होता है, लेकिन वो कलरलेस हो जाएगा। ये रिएक्शन हम कहां कर चुके हैं बताओ जरा, क्या हम डी ब्लॉक में ये रिएक्शन कर चुके हैं? क्या ये हम डी ब्लॉक में रिएक्शन कर चुके हैं? और ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। ये रिएक्शन पहले स्लो होती है, फिर ये रिएक्शन धीरे धीरे बाद में तेज हो जाती है, क्योंकि इसमें जो Mn+2 बनता है वो ऑटो कैटलिस्ट का काम करने लगता है। अरे याद है ना बेटा? चलें आगे। चलो, मतलब ये ऐसा नहीं कि रिडॉक्स का एकमात्र एग्जाम्पल है, नहीं, ऊपर देख लेना, हम वो कर रहे हैं जो हो सकता हो कि सीधे सीधे पूछे जा सके। जैसे एक और रिएक्शन होती है, हमने ये भी की हुई है, याद करो, कॉपर 2+ को हम रिएक्शन करवाएं अगर Cn- के साथ, तो यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और इसको कॉपर+1 में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप इस Cn- को एक्सिस में ले लें, एक बार फिर से Cn-, तो यहां ये किसकी तरह काम करता है? यहां कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है। और क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा? CuCN4 3-, CuCN4 3-। ये देखो, क्या ये रिएक्शन भी हमने की थी? याद करो, K3CuCN4, याद आ रहा है? याद आ रहा है? कॉपर+2 के आयंस, और ये सवाल यहां से पूछा जा चुका है एक बार, तो वो हालांकि कोऑर्डिनेशन को कंसिडर करते हुए पूछा होगा डेफिनेटली, बट हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसका ध्यान रखें। एक चीज और है, क्या ये रिएक्शन I2 भी दिखा सकता है? क्या ये रिएक्शन I- भी कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। इस रिएक्शन का एक और पार्ट हम सोच सकते हैं, अगर हम इस रिएक्शन में I- ले लें तो वो भी बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। और आपको पता है क्या CuI2 कभी बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि ये कॉपर+1 है, तो या तो बनेगा Cui या बनेगा Cu2I2। जरा देख के बताओ, क्या ये +1 में आ गया क्या बेटा? अगर ये +1 में आ गया तो ये रिएक्शन यहां हो सकती है। हाँ, उसके बाद वापस इसको आप Cn- से करवा दो तो ये बनेगा। ये I- वाला चीज भी देख सकते हो आप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। I- भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपनी अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाने की औकात रखता है, और मेरे ख्याल से ये चीजें मैं बता चुका हूं, कहीं ना कहीं तो पढ़ा चुका हूं। समझ गए? देख रहे हो मार्कर, ये वो मार्कर है व्हाइट बोर्ड पे चलने वाला। जब मैंने आज मार्कर मांगा तो मुझे ये व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर दिया, तो मुझे लगा कि इसको लिखने से तो वहां पे इंक चलेगी, लेकिन फिर लगाया दिमाग कि ये कंपनी से ऑर्डर किए गए बेटा, डायरेक्ट मंगाए गए, इनमें वो इंक है ही नहीं। ये खाली पागल बनाने वाला काम है। किसको? बोर्ड को। डिजिटल बोर्ड पे खाली लिखने के लिए आपको एक निप की जरूरत होती है, एक ऐसी निप की जिससे स्क्रैच ना पड़े। तो बस ये बिना इंक का सूखा हुआ मार्कर है। समय रहते किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो मैंने पहले से ही इस चीज को क्लियर कर दिया है कि ये आदमी पागल हो गया क्या, व्हाइट मार्कर से लिख रहा है। हाँ, इसमें इंक ही नहीं है, कंपनी से ही नहीं है, खाली मंगवाए हैं, बोले खाली दे दो, ये लो, खाली, एकदम साफ, कुछ नहीं है, सूखा है, अंदर वो है ही नहीं। मोए मोए मार्कर, मोए मोए। यस, पर इसका एक फायदा पता क्या है? मस्त चलता है ये, और राइटिंग भी अच्छी आती है, मस्त, और आवाज भी कम आती है। चलो तीसरा एग्जांपल दिखा दे, ये नोट कर लिया आपने? ए राजा, तीसरा एग्जांपल देख ले, आजा। एक होता है हाइपो, Na2S2O3, इसको बोलते हैं हाइपो। क्या बोलते हैं इसको? हाइपो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। सोडियम थायोसल्फेट भी नाम होता है इसका। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट।
सोडियम थायोसल्फेट, ये होता है। बैक स्लाइड प्लीज। लो सा ए लियो, लिख दियो। किधर गए सब, आरंभ करने गए हो क्या? यस, ठीक है, चलो आगे। हाइपो, हम उम्मीद में आएंगे बेटा, ऐसी उम्मीद है तो सही हमको, फिर पता नहीं। ये तो मेन कोर्स नहीं हुआ, रिवीजन क्या करोगे? प्रीति कुमारी कह रही है, किसकी जरूरत नहीं है प्रीति कुमारी तेरे को, है? आइए, सोडियम थायोसल्फेट, इसकी रिएक्शन अगर हम करें किसके साथ, इसकी रिएक्शन अगर हम करें I2 के साथ, इसकी रिएक्शन करेंगे I2 के साथ, तो बेसिकली इसमें जो सल्फर होता है वो +2 में होता है, और इसके बाद जो बनता है वो बनता है Na प्लस Na2S4O6, जिसमें इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली एवरेज ही होती है, वो 2.5 के आसपास आती है, 2.5 आती है, 2.5 के आसपास, क्या 2.5 आती है इसकी। और इसको बोलते हैं सोडियम टेट्रा। अच्छा, इस एसिड का नाम बताओ, ये तो बताया हुआ है, H2S4O6, नाम बताओ, इसका क्या नाम होता है? नाम बता, ए मुनिया, ये देखे, नाम बताइए हो, H2S4O6 का नाम बताइए। कितने लेक्चर में खत्म करा दोगे बे? कराने वाले तो एक दिन में ही करा देते हैं, एक दिन पढ़ा के जाते हैं, सब खत्म कर देते हैं। आ जाओ। यस, तो ये हो जाएगा सोडियम टेट्रा थायो सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? टेट्रा थायो सल्फेट, सोडियम टेट्रा थायो सल्फेट। उसका क्या नाम था H2S4O6 का? टेट्रा थायोनिक एसिड, याद है? ठीक है। हम्म। हो। हाँ हाँ हाँ। यस 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 यस। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये तीन बहुत है मेरे ख्याल से, और रिडॉक्स के एग्जाम्पल पूरी रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा है। किसी को कम एग्जाम्पल लग रहे हो, रिडॉक्स रिएक्शन पूरा चैप्टर है, वहां से आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो सारी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके भाई, चलिए, ये मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो मैंने बता दी। आइए आइए, पीपीटी रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस क्या होती है? रिएक्शंस तो बहुत ज्यादा, प्रेसिपिटेट के बारे में जान लेते हैं, ज्यादा सही होगा, है ना? इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो भी आप अच्छे से देख लेना। पॉइंट कहता है कि जनरली ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड एंड सम क्लोराइड्स ऑफ डी ब्लॉक आर इनसॉल्युबल एंड गिव्स पीपीटी, है ना? ये क्या करते हैं, कुछ जो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड एंड सम क्लोराइड जो हैं, वो कुछ कुछ क्लोराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और जो इनसॉल्युबल होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा? प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जरा मुझे बताओ, ये क्रोमियम +3 में कौन सा कलर देता है रे? कौन सा कलर देता है, किसको याद है? क्रोमियम +3 में कौन सा कलर होता है? कौन बताएगा? क्रोमियम +3 का कलर कौन बताएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, क्रोमियम +3 का कलर।
ग्रीन, ग्रेट। तो फिर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, अभी कहा हमने कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जनरली जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो जरा मुझे बताओ कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कलर कौन सा लिखेंगे हम, क्या हम इसको ग्रीन कलर का लिखेंगे? तो कलर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट होते हैं उनके डायरेक्ट कलर्स पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेट्स हैं उनके कलर लिख रहा हूं। जरा बताओ क्या ये ग्रीन कलर का होता है? ये जो Na+2 होता है बेटा, इसका डार्क ग्रीन होता है हाइड्रोक्साइड का। कॉपर का ब्लू, कॉपर+2 में ये देखो ब्लू कलर का हाइड्रोक्साइड। जिंक का ये व्हाइट होता है बेटा, ये भी व्हाइट होता है। लेड का भी, लेड का भी क्या होता है, व्हाइट। लेकिन लेड का जो सल्फाइड होता है वो ब्लैक होता है। लेड का सल्फाइड जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक, ये ध्यान रखना। और कॉपर का जो सल्फाइड होता है वो भी काला होता है। कॉपर का सल्फाइड जो होता है वो भी क्या होता है, ब्लैक ही होता है, ये भी ब्लैक होता है। और जिंक का जो होता है ये ग्रीनिश व्हाइट होता है। व्हाइट तो होगा लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा हरा रंग मिक्स होगा। AgCl, HgCl2, PbCl2, ये सब सफेद होते हैं, व्हाइट। तो काला काला, सफेद सफेद, सफेद, ये कुछ रंगीन, ठीक है। और भी जैसे जैसे रिएक्शंस वगैरह में आएंगे वैसे वैसे लिखवा दूंगा। यहां तो मुझे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद है वो लिख रहा हूं मैं, है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कभी भी, वो ये प्रेसिपिटेट है। किसमें ग्रेइश लिखना है, किसको लिखना है ग्रेइश? डॉक्टर सोना, डॉक्टर सोना कौन सा होता है, साना, ओ सॉरी सोना नहीं, हाँ डॉक्टर साना, कौन सा होता है ग्रेइश, बता मुझे भी, किसमें लिखेंगे ग्रेइश? इसकी डीपीपी बनानी पड़ेगी बेटा, बनानी पड़ेगी ना, ये मॉड्यूल वगैरह में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर जेई एडवांस में बहुत हाई लेवल पे जाता है और हमको सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस का लेवल टच करना है, और उसमें भी हमारे सिलेबस के अंदर जो आयंस दिए हुए हैं बस वही पढ़ना है। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, इसके पीवाईक्यू वगैरह भी वही लेकर आने पड़ेंगे जो इन आयन से रिलेटेड हैं। ये चीजें देखनी पड़ेगी, एडवांस के पीवाईक्यू तो नहीं उठा सकते हम, खैर, लेकिन हमको थोड़ा सा इस पे काम करके, मतलब मुझे स्पेशली मुझे थोड़ा सा इस पे काम करके लाने पड़ेंगे क्वेश्चंस, है ना। तो डीपीपी में बनाऊंगा, मैं भी एक डीपीपी बनाऊं, एक ही डीपीपी बनाऊं, उसमें कुछ क्वेश्चंस डालूंगा। तो कुछ नहीं है, ये ऐसे कुछ ही सवाल होंगे कि किसका कलर कौन सा होता है, यही सब, है ना। आयुष कुमार कह रहा है आज रात को बनाई है, नहीं नहीं, आज रात को तो मैं खीर बनाऊंगा बेटा, है ना, तुझे पीनी है तो आ जाना। पिएगा क्या खीर? खीर पिएगा क्या? नहीं पिएगा? चलो, क्या सर ये टॉपिक संडे के टेस्ट में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। CU I2 क्यों नहीं बनेगा, नवल कह रहा है, नवल किशोर जी, इसलिए क्योंकि आयोडीन के साथ कॉपर+2 में नहीं रहता। कॉपर की एक्वस मीडियम के अलावा जो स्टेबल स्टेट होती है वो कॉपर+1 होती है। एक्वस मीडियम में कॉपर+2 में स्टेबल होता है, लेकिन अगर मीडियम एक्वस नहीं है तो फिर कॉपर+1 में स्टेबल होता है, इसलिए CU I2 नहीं बनेगा। सर मैनुअल में Cu का ग्रीन और ब्लू दोनों है, Cu+2 है दोनों में, मैनुअल में कॉपर का ग्रीन और ब्लू दोनों है। अच्छा,
कौन से कॉपर का सल्फाइड है या कॉपर का हाइड्रोक्साइड है। एक्चुअली ब्लूइश ग्रीन होता है ना। मैनुअल भी रखी होगी मेरे पास, रुक जाओ, कहीं तो थी, यहां नजर तो आई थी। एक मिनट, हाँ, अगर कुछ करेक्शन होगा कर लेंगे उस किताब में। ये रही मैनुअल आपकी, कभी देखी तो नहीं है ऐसे, पहली बार देखनी पड़ रही। ब्लू दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, और वो ग्रीन फ्लेम दिया हुआ है। अगर आप कॉपर के किसी सोल्ट का फ्लेम टेस्ट करते हो तो ग्रीन फ्लेम वगैरह दी हुई है, बाकी तो ब्लू ही दिया हुआ है भाई। कौन सा पेज नंबर है, राजा बताएगा पेज नंबर? कोल्ड और ग्रीन वाला, अच्छा ऐसे दिया हुआ है ना। हाँ, वो तो फ्लेम टेस्ट में दो तरह के कलर दिखाता है भाई। क्यों परेशान हो रहा है, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा है, ये सही है, ब्लू ही होगा, कॉपर के हाइड्रोक्साइड का कलर है ना। हितांश्री, ओहो भाई नहीं है, बहिना है। हितांश्री गोयल बता दिया। धवल, कलर्स कैसे पता चले? याद करने पड़ेंगे, कलर्स कैसे पता चले, याद पता, मतलब मेरी आंखों ने देखा कि वो ब्लू कलर का था तो मैंने लिख दिया ब्लू कलर है, ऐसे पता चले। वे वेयर आई विल गेट द एनसीईआरटी प्रैक्टिकल लिंक? आप गूगल पे सर्च कीजिए स्वाति, आपको मिल जाएगा। लालू यादव, मोए मोए मोए, अच्छा, कहाँ चाहिए तो है। गाइस क्या तुम आरंभ का लेक्चर कर रहे हो क्या? साक्षी पूछ रही है। हाँ तो तू कर ले भाई, इनसे क्यों पूछ रही है? साक्षी, तेरा नाम साक्षी है तो तू सबको साक्षी क्यों बनाना चाहती है? कि आप सब मेरे साक्षी बनो जब मैं पढ़ रही हूं तब, है ना, विटनेस। गौरी वार्ष्णे, राधे राधे। अंजलि कुमारी, इन थिंक ग्रीन। कैन आई स्टार्ट विद द प्रीवियस चैप्टर बैकलॉग? यस यू कैन। पी ब्लॉक टेस्ट में पूरा आया था प्रिपरेशन से भी। क्या ये चैप्टर, उसका तो मैंने बोला था कि 12th क्लास का आएगा। प्री ब्लॉक में जो चैप्टर आया होगा आपका टेस्ट में, वो 11th का पार्ट नहीं आया था। नाइट्रोजन फैमिली से 18th फैमिली तक के क्वेश्चंस थे, है ना। मैंने बोला था ये चीज, आप सुनते नहीं हो वो एक अलग बात है, मैंने बोला था। सर लग रहा है इस बार उम्मीद नहीं आएगा क्योंकि आरंभ आया है। बेटा, आरंभ और अंत में फर्क होता है ना। अभी तो रुक जाओ, उम्मीद भी आएगा, आना ही है वो तो। इस बार ऐसे थोड़ा सा इन्होंने आरंभ वगैरह आप लोगों के फायदे के लिए किया है, तो दोनों आएंगे। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा है, उसमें थोड़ा टाइम कम होगा, होंगे वन शॉट ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक तो पता है कि आएगा, फिर पता नहीं। काश एमआर सर आरंभ बैच में होते, जो नहीं दिख रहे हैं वो सब उम्मीद में होंगे बेटा, ठीक है। कौन कौन, ये आप लोगों की मतलब जिसको अभी रिवीजन करना है वो अभी कर सकता है, जिसको उस टाइम पे रिवीजन करना है वो उस टाइम कर सकता है। इसीलिए दो चीजें आपके लिए करी गई है, और दोनों के अंदर जो टीम है वो एकदम वैसी की वैसी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, एकदम, ठीक है ना। मतलब इधर आरंभ इधर उम्मीद, जिसको जहां जब करना है, मतलब आरंभ से पढ़ रहे हो तो उम्मीद पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरंभ अभी आप अपना मेन चीजें पढ़ रहे हो, वन शॉट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लगता है कि वन शॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे अभी थोड़ा अपना सिलेबस और करना है, तो आप उम्मीद कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, ये आपके लिए दो फैसिलिटी बनाई गई है, जिसको जैसे जहां ठीक लगता है वैसा। लेकिन कोई आरंभ भी कर रहा है फिर उम्मीद भी कर रहा है ना, फिर अगले साल फिर कोई नया बैच ज्वाइन करेगा वो, इसलिए ये काम मत करना, है ना। और किसी एक टीचर से पढ़ना, मैं हमेशा बोलता हूं, जिससे पढ़ना हो एक से पढ़ना पूरे साल, वरना मोए मोए हो जाएगा तुम्हारा। किसी भी सब्जेक्ट में एक ही टीचर से पढ़ना है, किसी से भी पढ़ो चाहे, एक से पढ़ना।
चलो आओ, आइए आगे बढ़े बेटा। ऑलमोस्ट ऑल क्लोराइड एक्सेप्ट आज होगा प्रभात, है ना। एक्सेप्ट ऑल हाइड्रो सारे क्लोराइड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, किसके किसके, ऑल हाइड्रेट। ऐसा हम इसको एक काम करते हैं, इसको अलग ही लिख देंगे, ज्यादा ठीक है आपके लिए। एक बार रुक जाना, इसको नोट मत करना बेटा, इसको अलग ही बता देता हूं मैं। हम्म। एक्सेप्ट ऑल हाइड्रोक्साइड, है ना, एक्सेप्ट ऑल ऑलमोस्ट ऑल क्लोराइड्स एक्सेप्ट आज होगा प्रभात आर सॉल्युबल। ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। आज होगा प्रभात के क्लोराइड्स जो होते हैं, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जो भी प्रेसिपिटेट होते हैं वो अगर पानी में अगर इनसॉल्युबल है तो वो जनरली HCl या HNO3 अगर आप मिलाते हो तो वो क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। मान लीजिए कोई इनसोल्यूबल है, लेकिन प्रेसिपिटेट में अगर आप HCl और HNO3 मिलाते हो तो वो क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, है ना, जैसे उसको मैं ऊपर वाले को बहुत आसानी से और इजी कर लेता हूं आपको। ये लीजिए, ऑल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स, है ना, ऑल क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स, है ना, आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, है ना, कौन कौन से, वही फिर से आ जाएंगे। देखो, आज होगा प्रभात, है ना। अब इनके अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे सिल्वर का +1, है ना, लेड का +2, है ना, सिल्वर और मरकरी का भी आपका +1। जैसे आज होगा प्रभात आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, आज होगा प्रभात। इनके जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं। एक पॉइंट ये, मतलब ऊपर वाला ही मैंने वापस लिख दिया है क्योंकि इसमें मैंने ब्रोमाइड भी ऐड कर लिया था। तो आप ऊपर वाले पॉइंट की जगह डायरेक्ट ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। ऑल एसिटेट्स आर सॉल्युबल। ऑल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट लोफाई, लोफाई एंड अमोनियम। सर ये लोफाई एंड अमोनियम क्या होता है, अमोनियम सल्फाइड तो अमोनियम सल्फाइड ही होता है, उसकी तो कोई बात नहीं है। लोफाई का मतलब हो गया कौन से वाले, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यानी कि अगर इनके सल्फाइड हैं तो वो वाटर सोल्यूबल हैं, अदरवाइज वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। सारे के सारे सल्फाइड क्या होते हैं बेटा, इनसोल्यूबल होते हैं। और मुझे क्या याद आ रहा है वो मैं लिख सकता हूं, क्योंकि हम यहां प्रेसिपिटेट वगैरह की बात कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट्स, ये सबसे सही जगह है इन पॉइंट्स को लिखने की। सारे सल्फेट, यस, ऑल सल्फेट्स, है ना, सारे के सारे सल्फेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं बेटा, सॉल्युबल। सारे के सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट BSC, यानी कि बेरियम 2+, स्ट्रॉन्सियम 2+ एंड कैल्शियम 2+, है ना, BSC, ये वाले, ये इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये तो बना लोगे, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें तो कर लोगे बेटा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ये तो कर दोगे। ठीक है, इसमें ये आज होगा प्रभात भी होता है शायद, है ना, ये मतलब ये भी इनसॉल्युबल होते हैं, इसके सल्फेट भी इनसॉल्युबल ही होते हैं। एंड आज होगा प्रभात, BSC एंड आज होगा प्रभात। आगे बढ़े, नोट करो फिर दूसरी स्लाइड पे पढ़ते हैं।
ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं यार, ये हाइड्रोक्साइड के केस में इसको रहने दो। यहां तक मुझे याद आ रहा है ये हाइड्रोक्साइड के लिए ठीक है, छोड़ दो इसको। बीएससी लिख दो, काफी है, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना, फिर केएसपी की वैल्यू की बात आ जाएगी तुम उल्टा फंस जाओगे। स्पैरिंगली सोल्यूबल हो जाते हैं वो, गर्म करने पे घुल जाते हैं। यही ज्यादा ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सवाल पूछेगा तो सोल्यूबल इनसोल्यूबल ऐसे पूछेगा। लिख लिया। हाइड्रोक्साइड के लिए भी ऐसा पॉइंट लिखते हैं हम, चलिए आइए। हाइड्रोक्साइड के लिए ऑल हाइड्रोक्साइड्स, अभी पीछे लिखा भी था हाइड्रोक्साइड्स जनरली इनसोल्यूबल होते हैं, आर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट, वही सेम चीज क्या, लोफाई, है ना। लोफाई में कौन आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, पोटेशियम। लोफाई तो चार ही होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी कि ये चार हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, अदरवाइज जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनसोल्यूबल ही होते हैं। मोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं वो वाले, आलू फेंका करो, है ना, मोस्ट इनसोल्यूबल। ये जो है ना इनसोल्यूबल ही होते हैं, और इनके अंदर जो मोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं ना, मोस्ट इनसोल्यूबल होते हैं आलू फेंका करो, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम वाला हाइड्रोक्साइड, जिसके अभी अपन ने पीछे देखे भी थे कि ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये मतलब प्रेसिपिटेट होते हैं। आलू फेंका करो, याद रहेगा बेटा, आलू फेंका करो। आलू फेंका करो किसमें इनसोल्यूबल, आदिल नाबी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। ये सब पानी की बात हो रही बेटा, बाय डिफॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी चेक की जाती है। आप कुछ भी अंट शंट मिला दोगे उसके बाद तो वो सॉल्युबल ही हो जाएगा। हम जो देखते हैं वो रूम टेम्परेचर और वाटर के अंदर देखते हैं। किसी के बारे में ये बोलना कि ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, इसका मतलब है पानी की बात कर रहे हो, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की बात कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा गर्म करो वो घुल जाता है उसके बाद। तो यहां वो बात नहीं हो रही है ना, यहां सिर्फ पानी की बात हो रही है, और वो भी नॉर्मली। तो इसलिए ये बार बार नहीं लिखा जाता है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं बेटा, ये बाय डिफॉल्ट वाटर ही है ना। आयुष कुमार कह रहा है कि आलू क्यों फेंके, मत फेंक, खा जा। तू आल फेंक दे, इसको आल लिख दे, लोकी लोकी, है ना, लोकी लिख दे। या तेरे एल्यूमिनियम फेंका करो, बस तेरी मर्जी पड़े जो फेंक यार। चलो, ऑल अमोनियम सोल्ट्स आर ऑल्सो, वैसे तो लिख ही दिया है पर फिर भी एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूं मैं, देखो ऑल अमोनियम सोल्ट्स आर सॉल्युबल। सारे अमोनियम सॉल्ट्स भी क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो कौन कौन से सॉल्युबल होते हैं, एसी से एसीटेट सॉल्युबल हो गया, नाइट्रेट सारे सॉल्युबल हो गए, अमोनियम सारे सॉल्युबल हो गए। तो आप ऐसे इस वाले ये एक पॉइंट, पॉइंट नंबर एक, पॉइंट नंबर दो और पॉइंट नंबर तीन, इन तीनों को तो एक साथ लिख दो, ऑल अमोनियम, ऑल नाइट्रेट, ऑल एसीटेट्स आर सोल्यूबल। ये तीन पॉइंट का तो एक पॉइंट बना लेना आप, ठीक है। फिर ये जो आपके बाकी का दर्द है इसको आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, देखना ही पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। और जो भी प्रेसिपिटेट बनता है पानी के अंदर, अगर आप उसमें HCl और HNO3 मिलाते हो तो वो घुल जाता है, ये ध्यान रखना, HCl और NO3 मिलाते हो तो जनरली सॉल्युबल हो जाता है। हाँ, बेरियम सल्फेट नहीं होता है, बेरियम सल्फेट HCl और HNO3 में भी सॉल्युबल नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना, है ना, बेरियम सल्फेट नहीं घुलता है बेटा। एनीवेज ये सब चीजें मेरे को जैसे जैसे, अब मेरे तो क्या है ना कि इसमें बहुत कुछ याद आता है तो मैं बोलता रहता हूँ, बट काम की चीज जो है वो मैं लिख रहा हूँ, इसलिए चिंता ना करें बिल्कुल भी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, है ना, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए कॉम्प्लेक्स के लिए, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए बताओ। डी ब्लॉक का कैटायन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए,
है ना, डी ब्लॉक आयन होना चाहिए। हमने डी ब्लॉक आयन क्यों लिखा, कौन बताएगा? डी ब्लॉक आयन क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे हमको पता है डी ब्लॉक के बारे में, हम ये चीज जानते हैं कि ये क्या होता है, हाई फाई होते हैं एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। याद है बेटा? ठीक है भाई। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉम्प्लेक्स की? पानी के अंदर स्टेबल होते हैं। कौन सा वाला पार्ट, डब्बा वाला पार्ट स्टेबल होता है। इधर सामने जो इसके साथ जो आयंस होता है वो नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता, वो तो आयोनाइज होगा। जैसे K4FeCN6 है, K4FeCN6 है, तो मैं इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये नहीं टूटेगा पानी के अंदर, ये तो टूट जाएंगे, यानी कि 4K प्लस और FeCN6 - 4, ऐसे तो ये टूट जाएगा। और जब ऐसे टूटेगा तभी तो पानी में सॉल्युबल होता है ये मैक्सिमम। आपने देखा है कभी न्यूट्रल और चार्ज्ड वाले, जो भी चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो सब पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स जीरो है तो अब इसको पानी में घोलने वाला काम कौन करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि अगर इधर या इधर कोई वैलेंसी है, मेरी बात को समझना बेटा, या तो कॉम्प्लेक्स के इधर या कॉम्प्लेक्स के इधर कोई वैलेंसी है तो वो पानी में घुलेगा। क्यों? क्योंकि पानी में जाएगा तो वो आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होगा तो आयन बनेंगे। इस वजह से पानी में मैक्सिमम तो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन हमको पता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस न्यूट्रल होते हैं। हालांकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की संख्या जो है वो एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तुलना में बहुत कम है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो वो आपका वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहता है, क्योंकि पानी के अंदर घुलने के लिए जरूरी होता है पोलैरिटी, और पोलैरिटी के लिए जरूरी होता है बेटा चार्ज। यानी अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो फिर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो बेसिकली इसके अंदर पोलैरिटी गायब हो गई। और जब पोलैरिटी गायब हो गई तो क्या बताओ, ये पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में घुलना चाहेगा या नहीं चाहेगा? तो आंसर है नहीं चाहेगा। तो आपने देखा होगा जैसे NiDMG2, ये देखो, है ना, हमने ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स, ये रोजी रेड पीपीटी देता है। ये पीपीटी बोल रहे हो इसका मतलब क्या है? इनसॉल्युबल है। पीपीटी बोल रहे हो इसका मतलब क्या है बेटा? इनसॉल्युबल है। तो बेसिकली जब कोई कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल है तो 99.99% चांस है कि वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि उसको घोलने के लिए चार्ज चाहिए, उस कॉम्प्लेक्स का पोलर होना जरूरी है। बेसिकली उस कॉम्प्लेक्स में प्लस माइनस होना जरूरी है। वो आयनिक फॉर्म में है तो घुल जाएगा, नहीं है तो नहीं घुलेगा। तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस तो या तो हमको प्लस मिलते हैं या माइनस मिलते हैं, लेकिन हमको कभी कभी जीरो भी मिलते हैं। अगर वो जीरो है तो फिर वो इनसॉल्युबल रहता है बेटा, लेकिन वो कम है, इसीलिए जनरली लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स में जनरली सॉल्युबल इन वाटर लिखा हुआ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैक्सिमम तो प्लस माइनस ही होते हैं, और मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस आर वाटर सॉल्युबल एंड स्टेबल इन वाटर। अब ये जो स्टेबल वर्ड लिखा है, ये आप ये मत सोच जाना कि सर ये तो 4K प्लस और 4 - में टूट गया, फिर किस बात का स्टेबल? बेटा यहां जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात की जा रही है, उस ब्रैकेट के अंदर की बात की जा रही है। क्या कुछ याद आ रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऐसे जोर जोर से धक धक तो नहीं हुआ ये नाम सुन के बेटा? साक्षी कह रही है कि शायद आपको मेरा नाम पढ़ना नहीं आता। तो बेटा नाम, सरनेम जो होते हैं ना, वो रीजनल होते हैं। वो कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शब्द नहीं है जो मुझे पढ़ना है ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शब्द नहीं होते हैं वो। मेरा नाम भी गलत पढ़ते हैं ना, लेपर्ड। पढ़, पढ़ो इसको। किसी का नाम और सरनेम, किसी का नेम एंड सरनेम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शब्द नहीं होते कि जिनको बोला जाए तो ही याद रहेगा। कुछ कैसे भी तरीके से बोल सकते, है ना। उसमें कोई ग्रामर नहीं लगी हुई है कि ए के बाद यही आना चाहिए, वोवेल ही आना चाहिए, यही आना चाहिए, नहीं लगी हुई है। जो है वो है। कभी सोचा ही था ना? इसको बहुत सारे लोग कुछ भी पढ़ते हैं। आप कभी फोन करो, ददीच बोल नहीं पाते, कुछ कुछ तो ददीच, है ना। ये तो फिर भी आसान है। तो यार ये तो क्या होते हैं कि रीजनल चीजें होती है बेसिकली, है ना। जैसे सरनेम वगैरह हो गया, ये हो गया,
ये सब रीजनल चीजें होती है, बहुत सारी जगह नहीं बोल सकते यार, नहीं बोला जाता कोई शब्द। मैं ऐसा थोड़ी कि मेरे को 7वीं क्लास से ये शब्द सिखा रहे हैं, डिक्शनरी में है साहब आपका नाम, इसका मतलब ये होता है, सीखो, अंग्रेजी का शब्द है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निकाला हुआ है? ऐसा नहीं। इसीलिए ये बोलो, ये साक्षी जी आप ये बोलो कि मेरा नाम ये है, हिंदी में लिख दो उसको तो मैं पढ़ लूंगा क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। ये मत बोलो कि शायद आपको मेरा नाम पढ़ना नहीं आता। हाँ, वाह, कोई फ्रेंच में अपना नाम लिख के चला जाएगा, मेरे को तो नहीं आता भाई पढ़ना, क्या करूं? नहीं नहीं, साक्षी स्पैमर नहीं है, साक्षी ने तो डाउट भी पूछा हुआ है, और अगर साक्षी स्पैमर है तो फिर कोई बात नहीं, लड़कियां बहुत आगे चल रही हैं आजकल। लो, ठीक है भाई। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक लाइक क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने पीछे पढ़ा कि ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। NiOH का होल्ट वाइज हमने पढ़ा कि डार्क ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कॉपर हमने पढ़ा कि ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है। जिंक का हमने पढ़ा कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सोल्यूबल हो जाते हैं, सिर्फ पानी में नहीं। समझो, पानी में तो ये इनसोल्यूबल है, पानी में तो क्या है, ये इनसोल्यूबल है। लेकिन अगर ये पानी में इनसोल्यूबल है फिर भी ये सॉल्यूबल हो जाते हैं एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया। अगर आप एक्वस अमोनिया की बात करते हो, मुझे बताओ एक्वस अमोनिया का क्या मतलब समझते हो? जिसने पी ब्लॉक की क्लास देखी है वो जवाब दे देगा। एक्वस अमोनिया यानी पानी के अंदर अमोनिया। एक्वस अमोनिया का मतलब क्या होता है बेटा? एक्वस अमोनिया का मतलब क्या होता है? एक्वस अमोनिया का मतलब होता है पानी के अंदर अमोनिया। कौन मुझे बताएगा कि अगर अमोनिया पानी में है, अगर अमोनिया पानी में है तो वो किसके बराबर है? कौन बताएगा? एक्वस अमोनिया का मतलब है क्या? जल्दी बताओ, एक्वस अमोनिया का मतलब है क्या? एक्वस अमोनिया का मतलब क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, राइट? क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एक्वस अमोनिया जो है वो क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये NH4OH होता है। क्या होता है ये? NH4OH होता है। यही होता है, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब है एक्वस अमोनिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि CO2 प्लस वाटर अगर है, CO2 प्लस वाटर अगर है तो वो है क्या? H2CO3 है। ऐसा नहीं है कि उसमें CO2 अलग है H2O अलग है, नहीं है। CO2 पानी में H2CO3 के बराबर है, SO2 पानी में H2SO3 के बराबर है। इसी तरह से अमोनिया पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये देता है इस वक्त H प्लस और OH माइनस, यहां पर ये एसिडिक का काम करता है। पानी जो होता है बेटा दोनों नेचर दिखा सकता है। पानी जो है वो लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है और H प्लस दे भी सकता है, यानी कि यहां पर पानी H प्लस दे रहा है। अब बताओ अगर ये H प्लस देगा तो इसका लोन पेयर है, इससे जाके ये जुड़ जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा बेटा अमोनियम, और ये साथ में क्या बच जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब मैंने एक चीज पी ब्लॉक के अंदर और भी बताई थी, मैं वापस बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने पी ब्लॉक के लेक्चर नहीं देखे हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर अमोनिया को H प्लस मिल जाए तो वो अमोनियम बन जाती है, लेकिन अगर उसी अमोनियम को कोई OH माइनस फिर से मिल जाए तो ये फिर से अमोनिया बन जाती है। क्या ये याद है आपको? कहीं ना कहीं जिसने ये वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, और जिसने वीडियो नहीं देखा है उसको मैं समझा देता हूं, क्योंकि इसके लिए, इसको अमोनियम बनने के लिए इस लोन पेयर को इस खाली डब्बे में डोनेट करना है। H प्लस का मतलब क्या होता है बेटा? खाली डब्बा। ये डोनेट हो जाएगा, अमोनियम बन जाएगा। अगर इस अमोनियम में से मुझे वापस अमोनिया निकालनी है तो ये H प्लस में वापस निकाल दूं। अरे H प्लस को निकालने के लिए क्या करूंगा? H प्लस को निकालने के लिए इसका H प्लस दे दूंगा और इसका OH माइनस, यानी कि इसमें छुपे हुए H प्लस को मैं वापस लालच दूंगा OH माइनस का। अगर आप H प्लस निकालना चाहते हो, अरे है क्या, हमारी अमोनिया H प्लस खाकर अमोनियम बन गई।
अगर उसका खाया हुआ H+ छुड़वा दूं तो वो हमारी फिर से अमोनिया बन जाएगी। अरे तो सर खाया हुआ H+ कैसे छुड़वा दें? अरे कोई बात नहीं, H+ का अपना साथी OH- ले आओ, OH- को देखते ही लपक लेंगे, पानी निकल जाएगा। OH- को देखते ही लपक लेंगे, पानी निकल जाएगा। और जब पानी निकल जाएगा तो क्या ये फिर से अमोनिया ही बचेगी पीछे? यही चीज तो है। तो याद रखिए, अमोनिया एसिडिक मीडियम अमोनियम, अमोनियम बेसिक मीडियम अगेन अमोनिया वापस बन जाती। समझे? बूझे राजा? ओके, क्लियर है? यस और नो बोलते रहो, क्योंकि मैं बहुत धीमे और इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है तुम पहली बार ऐसी चीज तुम डील कर रहे हो जिसको आज दिन तक तुमने टेस्ट ट्यूब वगैरह में किया होगा कहीं ना कहीं, तो उसकी थियोरी पढ़ा रहा हूं मैं बिना प्रैक्टिकल के। ठीक है, समझ गए? तो मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ, ये समझाओ मुझे, ये कि क्या चीज हुई ये हमारे पास इतने सारे हैं, इन सब के पास क्या पड़ा हुआ है? ये सब जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये सब हाइड्रोक्साइड हैं। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? OH- दे देंगे ये सब। यानी क्या ये सब के सब बेसिक मीडियम क्रिएट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, अगर मीडियम बेसिक हो गया तो वो जो पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, वो जो पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, वो फिर से क्या कर लेगा? वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आपको पानी में क्या निकल जाएगी? फिर से अमोनिया बन जाएगी। और जब अमोनिया बन जाएगी तो अमोनियम आयन कभी भी लिगेंड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अमोनियम आयन जो होता है वो लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या NH3 लिगेंड होती है? क्या NH3 लिगेंड बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसमें से H+ निकाल दो तो ये लोन पेयर वापस फ्री हो जाएगा। जब ये लोन पेयर वापस फ्री हो जाएगा तो फिर ये लिगेंड का काम कर सकती है। अब बात को समझना, रीजन क्या है? रीजन मतलब क्या है? रीजन में क्या लिखोगे आप? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? कौन बताएगा? क्यों लिखा हुआ है इसने कि ये सारे के सारे पानी के अंदर तो प्रेसिपिटेट होते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया ले लो, यानी पानी के साथ साथ आप उसमें अमोनिया गैस मिला दो, है ना, यानी बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आते ही ये सॉल्युबल हो जाते हैं। कौन बताएगा क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि वहां पे रीजन है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है बेटा? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। क्या इनको कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद है? बिल्कुल है। और अगर कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद है और इनके सामने अमोनिया आ जाए विच इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है? नाइट्रोजन डोनर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर अमोनिया मिल जाए इनको तो ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे, और ये ऐसे नहीं रहेंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाएंगे, अमोनिया जुड़ जाएगी इन सब के साथ, है ना। तो कॉम्प्लेक्स अगर बन जाएगा तो फिर तो सॉल्युबल हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आई? कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। सर अमोनिया कहां से आई? अरे भाई अभी तो बताया कि इसका OH अमोनियम आयन के साथ जाके वापस से अमोनिया बना देगा। हालांकि पानी के साथ तो अमोनिया जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन चुकी है, लेकिन उस अमोनियम में से वापस अमोनिया कैसे निकलेगी? निकलेगी क्योंकि ये मीडियम जो है वो बेसिक बना देंगे। और जब बेसिक मीडियम बन जाता है, तो मैंने आपको सिखाया था, जब बेसिक मीडियम बन जाता है तो ये H+ है तो इधर NH4+ बनता है, लेकिन अगर ये OH- है तो इसको वापस अमोनिया में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमको तो OH- चाहिए, अमोनिया फिर से बन जाएगी, तो यहां पर अमोनिया क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी, और जो अमोनिया बनेगी वो जाकर कॉम्प्लेक्स बना देगी। तो रीजन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। और इसके अंदर भी एक चीज ध्यान रखना, Fe जो है वो नहीं होता, एक्सेप्ट एक्सेप्ट FeOH का होल थ्राइस वेरी स्टेबल। तो ये आयरन जो है, आयरन का हाइड्रोक्साइड जो होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है ना बेटा, बहुत स्टेबल होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि ये अमोनिया के आने पर भी ऐसा रहता है कि अरे ठीक है भाई नहीं टूटेंगे हम,
ऐसे चिल रहता है, ये नहीं टूटता, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। इसलिए एक्वस अमोनिया में भी आयरन का ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक्वस अमोनिया में भी इनसॉल्युबल ही रहता है। तो यहां पर इस पर आपने बहुत बड़ी बड़ी बात सीख ली है, खास तौर से ये नोट जहां से लिखा हुआ है ना, वहां पे आपने सीखा कि जो प्रेसिपिटेट हमने पीछे पढ़े वो सब के सब एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल हो सकते हैं, है ना। रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। एंड उसमें भी एक चीज और है कि आयरन का हाइड्रोक्साइड, यानी कि सॉरी आयरन बोल रहा हूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि वो एक्वस अमोनिया में भी वैसे का वैसा बना रहता है। उसके साथ अमोनिया आ भी जाए तो अमोनिया जो है पहले ही इसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद इसके साथ अमोनिया जाके कॉम्प्लेक्स बनाएगी, लेकिन ये ब्रेक ही नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जब ये ब्रेक नहीं होगा तो ये इनसॉल्युबल ही रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, ऊपर वाले तो सॉल्युबल ही होते हैं, ऊपर वाले तो इनसॉल्युबल होते हैं जो कि सॉल्युबल बन जाते हैं, लेकिन वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। चले आगे। अन्नू रानी कह रही है, हाँ तुझे जिस दिन मुझे बोला था ना उसको याद दिलाने को, उस दिन से वो मुझसे बात नहीं कर रही। बताओ, गांव है ये एक, और गांव में बाहर जो होती है जिसको हम वो बोलते हैं बैठने वाला, है ना, बैठक सी बनी होती है सारे घरों में, उसमें बैठे हैं ये सब, बातें कर रहे हैं आपस में, है। ए भौजाई, बताओ ऐसे। हाँ भाई। हाँ चबूतरा, चबूतरे, चबूतरा तो अलग होता है बेटा। एक गांव के बाहर छोटे छोटे चबूतरियां बनी होती, चबूतरियां, हर घर की अपनी इंडिविजुअल। वो घरों के आसपास भी नहीं जाती, जैसे मोहल्ले में इस घर की यहाँ है तो वो लेडी यहीं खड़ी रहेगी, और पड़ोस वाले घर की वहां है तो वहीं खड़ी रहेगी, और दोनों आपस में इतना दूर से ही बात करेगी। और सबसे पहली बात तो यही होगी कि आज सब्जी किसकी बना रहे हो, और उधर से सामने से जवाब होगा कि तुम किसकी बना रहे हो, बात खत्म। क्या दोनों घर में सब्जी नहीं बन पाएगी? क्या होगा जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। डाउट आ गया? किसके आया डाउट? फर्स्ट स्लाइड रिएक्शन में CO2 गैस है, मैंने क्या लिखा? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, चले। अब वापस बात करते, कौन सी शांभवी माता पार्वती का नाम? लो देखे, कहाँ फर्स्ट स्लाइड में CO2 गैस है? हाँ, और क्या होगी तो? यस, या H2CO3 बन जाएगा भाई, लेकिन कार्बन+4 में आ जाएगा। इतना दिल पे क्यों ले रहा है तू? एक और कहाँ पूछ रहा है, इस स्लाइड पे क्या बच्चा पूछ रहा है, FeOH3 इनसॉल्युबल है क्या? हाँ, इसका डार्क, अच्छा साक्षी सिंह है, ओहो ये अलग साक्षी है। साक्षी सिंह, ये डार्क ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, डार्क ब्राउन कलर का। चले आगे, नोट कर लिया आपने?
चलो सवाल, सवाल पहले करोगे? लो, सवाल बाद में करेंगे, चलो पहले ये करते हैं। एसिड बेस रिएक्शंस होती है, उसमें हमको नॉलेज होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। जरा बताओ, ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, हमको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, कौन कौन बताएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो बताओ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं मैं, एसिडिक नेचर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो साथ के साथ फिर बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बताओ टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें, ये सब चीजें पढ़ी हुई है ना, प्लीज मुझे ऐसा ना सोचें, EN जो है वो डिक्रीज होती है, सब सिखाया हुआ है ना, पीरियोडिक टेबल वगैरह में। और अब तो रिवाइज करके आ गए हो तो देख लो फिर। ये क्या होगा, एसिडिक क्या हो जाता है, कम, तो फिर बेसिक क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। ये चीज आप सब लोगों को पता है, ठीक है, रिवीजन हो रहा है बढ़िया से, ठीक है। एस ब्लॉक oxides are basic in nature, generally basic in nature। BeO जो है वो क्या होता है, M4 होता है, ठीक है। P ब्लॉक के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं जनरली, कुछ NO, N2O, H2O, CO क्या होते हैं, न्यूट्रल। पता है ये सब, कहीं ना कहीं ये भले ही आप मत नोट करो क्योंकि ये लिखे हुए होंगे आपके नोट्स में, कहीं ना कहीं लिखे हुए होंगे, बता रखे हैं। पी ब्लॉक के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। डी ब्लॉक के लिए हमको देखना पड़ता है, डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के अंदर कैसे देखते हैं बेटा, डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर नेचर ऐसे चलता है कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो +1, +2 और +3 अगर है तो उसको तो हम बेसिक नेचर में लेते हैं, ठीक है। +4 वाले सारे जो होते हैं हम उसको एम्फोटेरिक में लेते हैं, और जो +5, +6, +7, +8 जो होता है वो क्या होता है आपका, एसिडिक रहता है। ये डी ब्लॉक के अंदर है। इसके अंदर ध्यान रखना, स्टार लगा के लिख रहा हूं, जिंक +2 जो है और क्रोमियम +3 जो है ये M4 होते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि आप देख लो अगर कि +3 है, बेसिक कह रहे हो, एम्फोटेरिक कह रहे हो, +2 है आप तो M4 कह रहे हो, तो इन दो का ध्यान रखना, ये 2 और 3 होते हुए भी एम्फोटेरिक होंगे। क्रोमियम का ओनली +3। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्रोमियम +2, आपसे पूछा जाए कि क्रोमियम +2 तो फिर ये क्या होगा, ये बेसिक होगा, जैसा नॉर्मल नियम चल रहा है। फिर नियम है, ये नियम को तोड़ने वाले ये हैं। क्या एम्फोटेरिक की ट्रिक याद है, किस किस को याद है जल्दी बताओ, है ना ट्रिक, है ना एम्फोटेरिक के लिए, एम्फो के लिए ट्रिक क्या होगी, ट्रिक फॉर एम्फो, कौन बताएगा, ट्रिक फॉर एम्फो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की ट्रिक याद है, जल्दी बताओ। बैक करूं, ओ मरियम, पढ़ ले, शोएब, मरियम से बात बाद में कर लेना, मरियम जकारिया। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, उमेश कह रहा है कि रिपीट करो, उमेश भी तगड़ी चीज है, रिपीट करो कह रहा है।
जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, लेकिन करो में ध्यान रखना 3 बार करना है। और जिंक जो है वो तो ऑलरेडी +2 ही होता है, उसमें कभी परेशानी आएगी नहीं। तो लिख देना बेटा जनाबे आली। जाने कितनी बार लिखनी पड़ती है पूरे सेशन में। सबसे सस्तानाई सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। पुष्पा यादव को गाना याद आ गया है। उसने शुरू के 4 शब्द लिखे हैं, आपका क्या होगा। वो वाला गाना गाना चाह रही है। आपका क्या होगा जनाबे आली। उसको ये याद आ गया वहां से, पुष्पा को। पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। ले भाई चले आगे। चलो सवाल कौन करेगा। जिंक हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन। जिंक हाइड्रोक्साइड किसमें सॉल्युबल होगा, जल्दी बताइए। ए मुनिया, ए मुनिया बताइए हो। सर आपने एनिमल मूवी देख ली क्या। नहीं, मैं अपने गांव गया था, मैं वहां सिर्फ एनिमल देख रहा था, मूवी तो नहीं देखी। हमारे ही गायें भैंसें हमारे हैं, तो मैं उनको देख रहा था बस, उनकी देख रेख कर रहा था बेटा। मूवी तो नहीं देख पाया। मैंने उनसे पूछा भी कि तुम लोगों ने मूवी बना ली, मुझे बताया नहीं। कहते हैं चुपचाप गोबर डाल, बकवास पसंद नहीं है हमको। पूछा मैंने उनसे, नहीं बताया उनको। तुम सब लोगों ने मिलके मूवी बना ली यार, कहा कब। हाँ, डी बोलने वाले तीसरे का जवाब जरूर दे देना। डी बोलने वाले तीसरे का जवाब जरूर दे देना। पहली चीज बताओ, इसको पकड़ो। अरे इसको पकड़ रही, इसको पकड़ रही, इसको पकड़ने का और इससे पूछने का कि तेरा नेचर कैंसर है, तो ये बोलेगा भाई भाई अपन तो एम्फोटेरिक है, तो तू एसिड में भी घुलेगा घुलेगा, तू बेस में भी घुलेगा घुलेगा। अब बहुत सारे तो ये ऐसे होते हैं कि ध्यान रखना बेटा कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है ना वो वीक बेस होता है। एक चीज हमेशा, एक चीज कहीं कॉपी में साइड में लिख देना कि जो भी एम्फो होता है ना, एम्फो, एम्फो को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए अगर इसको रिएक्शन करवानी है तो। क्योंकि जो एम्फोटेरिक है उसके सामने अगर तुम वीक ले जाएगा तो ये कुछ नहीं करेगा, बैठा बैठा देखेगा। इसलिए एम्फोटेरिक के लिए जरूरी है कि अगर आप उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, और अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवाओ तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इस हिसाब से अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलेगा ये, ठीक है ना। तो एम्फोटेरिक लेकिन फिर भी घुलता है, किस वजह से कौन बताएगा। रीजन इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबल होगा। रीजन होगा क्या, रीजन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मुझे पता है कि आंसर तो ऑल ऑफ दीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है और उसका रीजन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। अभी पीछे देखा, क्योंकि अगर NH4 है, OH है, तो ये पानी में जाएगा, अमोनिया, इसको बेसिक मीडियम है, ये बेसिक है, ये OH माइनस देगा,
OH माइनस से अमोनिया निकलेगी, वो अमोनिया इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी, जिंक अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स आर वाटर सोल्यूबल। जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो क्या होते हैं, वो पानी में सोल्यूबल होते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी एम्फोटेरिक को अगर आपको रिएक्शन करवाना है, अगर बेस भी हो तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सामने, और एसिड भी हो तो वो सामने क्या होना चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, सही है बेटा। सर इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस कहाँ से करें? देखो बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, पीवाईक्यूज करने हैं, किसी भी सोर्स पकड़ लो, कोई भी किताब जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, वो सोर्स आपके पास होना चाहिए, एक सोर्स होना ही चाहिए, है ना। और मतलब जैसे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स वगैरह हो गई, या जो अपने इंस्टीट्यूट वगैरह की भी जो बुक्स रहती हैं वो भी, सब कुछ मतलब एक सोर्स होना चाहिए, लाइक वो मॉड्यूल हो, बुक हो, कुछ भी हो, एक ऐसा सोर्स होना चाहिए कि 100-150 क्वेश्चन हमको हर चैप्टर के मिल जाए, रिलेवेंट, बस काफी है। हाँ, जो भी पंच सरपंच वगैरह जो भी आपको लगता है कर सकते हो आप। एम्फो के साथ हमेशा रिएक्शन कौन करता है? सामने वाला एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सामने वाला बेस है तो भी वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वरना वो रिएक्शन नहीं करता है, याद रखना बेटा। ओके, चलें आगे। अंश सिंह कह रहा है वीके जायसवाल। हाँ, वो तो खैर अथाह समुंदर है, वैसा तो अब सवाल ही नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी आए ही नहीं। वो तो मतलब कह सकते हैं कि अलग लेवल है। कवर पेज बदलता है बेटा कुछ किताबों का, सिर्फ नीट में नीट लिख देते हैं, जई में जई लिख देते हैं, अंदर सब सेम होता है, उसमें नुकसान पढ़ने वाले का होता है। आ जी, चलो अब आगे बढ़े। अब है सॉल्ट। तो सर अभी तक क्या चल रहा था? अरे अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, बेसिकली हम थोड़ा सा फैमिलियर हो रहे थे चीज़ों के साथ, कैसी कैसी रिएक्शन होती है, एक बेसिक नॉलेज जो सबका होना चाहिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होना है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें बेसिक इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो। अब हम सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं हम, इस हेडिंग को आप चाहो तो सबसे पहले लगा सकते हो। हम बेसिकली अब बात करने आए हैं कि सॉल्ट होता क्या है। तो एसिड और बेस से मिलकर जो बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं, ये सब लोग आप अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हो। एसिड और बेस से जो मिलके बना हुआ होता है वो क्या होता है? सॉल्ट होता है। फिर हमको क्या करते हैं, ये सॉल्ट पकड़ा देते हैं, ऐसा वाला। हमको नहीं पता कि वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट सॉल्ट है, इसलिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं। हमको क्या मिलता है? एक सैंपल मिलता है, और सैंपल में क्या होता है? सॉल्ट होता है। यानी कि सॉल्ट है तो वो एसिड और बेस दोनों से बना होगा। अगर वो सॉल्ट है तो एसिड और बेस दोनों से बना होगा, यानी कि उसमें कुछ पार्ट एसिड से आया होगा, कुछ पार्ट बेस से आया होगा, यानी उसका जो केटायन होगा वो किससे आया होगा? बेस से आया होगा। आप समझो, आपको ये NaCl लिखा हुआ है, ये NaCl देखकर आपको क्या लगता है कि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ये केटायन है और ये एनायन है। अब आपसे पूछे कि अच्छा ये सॉल्ट है तो एसिड और बेस दोनों से मिला होगा, सॉरी एसिड बेस मिलाकर बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो इसका मतलब है इसमें से कोई एक चीज एसिड से आई होगी, कोई एक चीज बेस से आई होगी। आपसे पूछा जाए कि बताओ ये केटायन कहां से आया है, तो आप क्या करोगे? आपको पता लगेगा कि ये केटायन तो बेस से आया है। ये केटायन कहां से आया है? फ्रॉम बेस। और ये जो एनायन है ये कहां से आया है? फ्रॉम एसिड। ये एसिड से निकला हुआ होगा। तो याद रखिएगा, जो सॉल्ट होता है उसके अंदर जो केटायन होता है वो बेस से आता है, और जो एनायन होता है वो कहां से आता है बेटा? वो एसिड से आता है। और अगर इस सॉल्ट के अंदर हम ये पता कर लें कि ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, सॉल्ट, किसी सॉल्ट के अंदर किसी सॉल्ट के केटायन और एनायन का डिटेक्शन करना, पहचानना कौन सा है, ये सब कहलाता है सॉल्ट एनालिसिस। क्या कहलाता है बेटा? सॉल्ट एनालिसिस। मतलब हमको एक सैंपल दे देंगे और उस सैंपल में पूछेंगे बताओ इसमें एनायन कौन सा है और इसमें केटायन कौन सा है, टेस्ट करो। बस वो जो टेस्ट करने का जो परफॉर्म करते हैं हम, वो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो सब कहलाता है सॉल्ट एनालिसिस। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। दूसरा, केटायन एंड एनायन आल्सो कॉल्ड बेसिक एंड एसिड रेडिकल्स। बात समझ में आई गई होगी।
कह रहा है कि कैटायन को बेसिक रेडिकल कहते हैं क्योंकि ये कैटायन किससे आया था? बेस से आया था। एनायन को एसिडिक रेडिकल कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस एनायन का जो सोर्स था वो क्या था? एसिड था। तो वो ये लिखा हुआ है, कैटायन एंड एनायन ऑल्सो कॉल basic and acidic radicals respectively because during salt formation cations comes from base and anion comes from acid। ये बात हम कर चुके हैं। ये दोनों बातें अभी तक आपको ये चीजें क्लियर हैं। सॉल्ट एनालिसिस के अंदर सॉल्ट मतलब कैटायन एनायन कहां से कौन सा मिल रहा है, ये सब आपको पता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, आसान आसान है। चलें आगे। मरियम आफिया रिजवान अहमद, सर आगे भी बढ़ी है। अच्छा, मैं तो लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं बेटा, मैं क्या अभी भगा दूंगा? एक तो ये पहली बार तुम्हारे सिलेबस में ऐड हुआ है, और मैं इसको अगर धां धूं करके पढ़ा दूंगा ना तो धुआं तुम्हारा उड़ेगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। मैं तो पढ़ा दूंगा। मैं तो खुद को रोक के बैठा हूं। तो मैं जेईल एडवांस लेवल का सॉल्ट एनालिसिस उसको डिवाइड बाई 10 कर दिया, यूं मान लो, वो पढ़ाना है तुमको। असली इनऑर्गेनिक है ये, असली। ये वही चीजें हैं जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक से नाता टूट जाता है लोगों का। अब आता है कि जब कभी भी हमको सॉल्ट मिलता है तो एक बेसिक प्रोटोकॉल जो हमको फॉलो करना होता है कि कोई गधा होता है जो केटायन के टेस्ट पहले करता है, और अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं कि ठीक है यार, डायरेक्ट कर रहा है। तो हमेशा केटायन का नहीं, पहले एनायन का टेस्ट किया जाता है। उसका एक कारण है, और वो कारण क्या है वो सुनो। आगे जाके जब हम केटायन के टेस्ट पढ़ेंगे एक दो लेक्चर्स के बाद, तो केटायन के अंदर कुछ कैटेगरीज होती है। ग्रुप फर्स्ट केटायन कैटेगरी क्लासिफिकेशन होता है, ग्रुप फर्स्ट केटायन, ग्रुप सेकंड केटायन, ग्रुप थर्ड केटायन, ग्रुप फोर्थ केटायन, ग्रुप फिफ्थ केटायन। तो केटायंस की कैटेगरी होती है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा ये, है ना। केटायंस की कैटेगरी होती है, ग्रुप उनको डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप फर्स्ट के केटायंस अलग होते हैं, ग्रुप सेकंड के केटायंस अलग होते हैं, है ना। ग्रुप इस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है उनको। तो क्यों पहले एनायन का टेस्ट किया किया जाता है? बताया हुआ है कि एनालिसिस ऑफ एनायन परफॉर्म्ड फर्स्ट फॉलोड बाय केटायंस। पहले हमेशा एनालिसिस किसका किया जाता है? पहले एनायन का पता किया जाता है कि एनायन कौन सा है, उसके बाद केटायन का पता किया जाता है। उसका एक कारण है, बिकॉज इफ एनी इंटरफेरिंग एनायंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मान लीजिए उस सॉल्ट में कोई ऐसा एनायन है जो इंटरफेरिंग है। सर ये इंटरफेरिंग कौन कौन से होते हैं? इंटरफेरिंग एनायंस होते हैं बेटा F माइनस, ऑक्जेलेट, बोरेट, फॉस्फेट। क्या बोल सकते हैं इसको? फ्लोराइड, ऑक्जेलेट, बोरेट और फॉस्फेट। ये क्या करते हैं कि अगर आप इनको पहले टेस्ट करके रिमूव नहीं करो, इनको पहले रिमूव करना जरूरी होता है, पहले इनका टेस्ट करना जरूरी होता है। लेट सपोज आपने केटायन का टेस्ट पहले किया, एनायन का नहीं किया, तो आपको पता नहीं लगा कि एनायन कौन सा है। केटायन का टेस्ट होने को पहले हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। केटायन का टेस्ट पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सपोज आप जिसका टेस्ट कर रहे हो, आप जिस सैंपल का टेस्ट कर रहे हो, आपने डायरेक्ट केटायन कर लिया और आपको पता ही नहीं है कि उसमें एनायन में से अगर इनमें से कोई भी एनायन उस सैंपल में हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा वो कि आपका, मान लो आपका जो केटायन है वो ग्रुप थर्ड का है एंड डाउनवर्ड्स का मतलब है ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, है ना। मतलब ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, डाउनवर्ड्स मतलब 3 के बाद ग्रुप 3 के केटायंस और ग्रुप 4 के, ग्रुप 5 के, मतलब 3 के बाद जो भी नीचे वाले केटायंस हैं उन सब के साथ ये इंटरफेयर करते हैं। यानी कि उनके टेस्ट फिर आपके वो क्या बोलते हैं, रियल टेस्ट नहीं आएंगे, ऑब्जर्वेशंस बिगड़ जाएंगे, वो टेस्ट नहीं देंगे, उनके साथ वो टेस्ट अल्टर हो जाएंगे उनके कारण। क्योंकि ये जो एनायंस होते हैं ना, ये इनको पहले पहचानना जरूरी है। अगर ये प्रेजेंट है तो फिर इनको हटाना भी जरूरी है, क्योंकि ये ग्रुप थर्ड के केटायंस के साथ दिक्कत करते हैं। तो इसीलिए ये एक पहले ही एक प्रोसीजर ऐसा बना दिया है कि ये परेशानी आगे जाकर ना हो।
कि भाई अरे यार ये तो ऐसा हो गया, कुछ परफॉर्म टेस्ट जो है वो गलत ना हो, आगे जाकर परेशान ना हो, इसलिए पहले ही बोल दिया कि यार तुम पहले एनायन का पता कर लो ना। तुमको तो कैटायन एनायन दोनों का पता करना ही है, तो पहले हमेशा किसका कर लो, एनायन। एनायन अगर इनके अलावा दूसरे हैं तो वो भी सामने आ जाएंगे, और अगर ये हैं तो भी सामने आ जाएंगे। इसीलिए पहले किसका किया जाता है बेटा, एनायन का। पूछो क्यों? क्योंकि अगर एनायन इनमें से चारों में से कोई एनायन है तो वो आपके कैटायन के टेस्ट को खराब कर सकते हैं, और वो कैटायन कौन से, ग्रुप थर्ड और उससे नीचे वाले कैटायंस। कैटेगरी हम पढ़ेंगे, ग्रुप थर्ड के कौन से होते हैं, फर्स्ट के कौन से होते हैं, सेकंड के कौन से होते हैं, फोर्थ के कौन से होते हैं, सारा पढ़ेंगे धीरे धीरे से ना। हम भी पहले हमारे सिलेबस में एनायंस का ही टेस्ट करेंगे। पीछे वाली स्लाइड लो, लिख दो। बहुत स्लो लिखते हो भाई, बाद में भी लिख सकते हो। देख रहा हूं मैं, आज आज टाइम दे रहा हूं ज्यादा, बहुत ज्यादा। कल से टाइम दूंगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं दूंगा। प्रैक्टिस कर लो साथ के साथ लिखने की। वैसे भी मेरी तो आदत ये है कि मैं कहाँ खड़ा रहता हूँ, फ्रेम में ही नहीं रहता, मेरा तो हाथ चलता रहता है सिर्फ। तो आपको पूरी की पूरी स्लाइड खाली दिखती है। मेरी आदत है, मेरी आदत ये नहीं है बेटा यहां ऐसे, यहां आके समझाने वाली बात बहुत कम करता हूं मैं तो हमेशा साइड में रहता हूं। तो नोट किया करो ना यार, मैं तुमको पूरा मौका देता हूं, ये मेरी आदत है ताकि तुम्हारा टाइम बच सके। लिख दिया, आ जाओ। ये भी नोट कर लो, नोट करो, मैं एक आधे मिनट में आया। हाँ भाई चले आगे, समझ आ रही है, बेसिक बेसिक सी बात है। टेस्ट वेस्ट तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट तो अभी शुरू हुए भी नहीं है, अभी हो जाएंगे। अब आते हैं एनायंस पे, क्योंकि हम पहले किसकी बात करेंगे, एनायंस की बात करेंगे, तो अब एनायंस की बात कर लेते हैं। आओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस इज नॉट सिस्टमेटिक। ओहो, पहला शब्द ही भयंकर फेंक दिया। कह रहा कि इतना ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं है जितना कि कैटायंस का है। कैटायंस का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होता है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप ऐसे में तो बहुत ज्यादा, मतलब उनमें प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है। यहां पे कह रहा है कि वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस इज नॉट सिस्टमेटिक, हाउ एवर ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी विद एसिड्स दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ऐसे एनायंस जो एसिड के साथ गैस दे दे, ये वोलेटाइल प्रोडक्ट का मतलब गैस है, बहुत ज्यादा आप ऐसे परेशान मत होना, ये गैस की बात कर रहा है। यूं ना हो कि कहीं इसको कुछ और समझ लो, वोलेटाइल प्रोडक्ट गैस है ना, कि भाई एसिड के साथ कोई गैस दे, वो अलग केटायन, ये देखो वो अलग एनायन, सॉरी ये क्लास ए। आइडेंटिफाइड द वोलेटाइल प्रोडक्ट विद मेटल्स, दैट मीन्स गिव गैस विद एसिड्स। मतलब ऐसे दो एनायन जो एसिड के साथ गैस दे वो अलग, और एसिड के साथ जो गैस नहीं दे, वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाए, वो अलग। तो दूसरा आता है क्लास बी, और क्लास बी के लिए क्या लिखा हुआ है, दे डू नॉट फॉर्म वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड बट आइडेंटिफाइड देयर रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इनके लिए तो कोई ड्राई टेस्ट हो ही नहीं सकता, इनके लिए ऑलवेज वेट टेस्ट होगा। ऑलवेज कौन सा होगा, वेट टेस्ट होगा इनके लिए, हमेशा वेट टेस्ट होगा। इनके लिए कोई ड्राई टेस्ट नहीं हो सकता। ये ड्राई टेस्ट हो सकता है, ड्राई टेस्ट का मतलब है आप इनको गर्म कर सकते हो, उससे भी गैस का पता लग सकता है। एसिड भी अपने आप में मिलाओगे तो हालांकि वो तो वेट टेस्ट ही है, लेकिन ये जो नीचे वाले हैं इसमें तो आपको, आप हीट करो कोई गैस नहीं निकलेगी, आप एसिड मिलाओ तो भी कोई गैस नहीं निकलेगी। तो एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इन जनरल मैंने इसलिए हटाया क्योंकि इन जनरल वर्ड यूज किया जाता है कि जब एक्वस मीडियम होता है तो उसको हम थोड़ा वेट टेस्ट बोल देते हैं। मीडियम अगर कहीं पानी वगैरह यूज होता है तो
उसको हम सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसको हम वेट टेस्ट बोलते हैं। क्या आपको ये अभी तक की दो तरह की क्लास समझ आई, क्लास ए एंड क्लास बी? नोट करो, फिर आगे चलते हैं, इसको और फर्दर क्लासिफाई करते हैं। सब चले गए क्या? चले गए होंगे भाई। क्लास कौन सी चलती है इस वक्त? यूट्यूब वगैरह पे कुछ चलता है क्या? हम्म। हाँ तो हमको कौन देखेगा? जमाना वन शॉट का है, जमाना ही वन शॉट का है बेटा, क्या ही करें? पूरे साल पढ़ के थोड़ी, पूरे साल तो जैसे इस साल वन शॉट देखोगे तो अगले साल पूरा साल पढ़ोगे। तो वन शॉट मतलब जमाना वन शॉट का इसलिए कि वन शॉट एक साल वन शॉट देखना पड़ता है, उसके बाद पूरा देखना पड़ता है, पहले तो वन शॉट देखना पड़ता है। यस। क्लास बी मतलब ये कोई गैस नहीं देंगे एसिड्स के साथ, और इनके टेस्ट ऐसे एसिड मिला के नहीं होंगे, वो हम देख लेंगे ना। अभी तो यूं समझ लो, एक वो जो गैस देते हैं एसिड्स के साथ, और एक वो जो एसिड के साथ गैस नहीं देते हैं, दो क्लास बनती है। इतना तो कर ही सकते हो। ऊपर भी वही लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल प्रोडक्ट यानी गैस फॉर्मेशन टेंडेंसी विद एसिड, वो एनायंस जो गैस बनाते हैं एसिड के साथ अलग, और वो एनायन जो नहीं बनाते हैं अलग। अब इसमें क्या समझाऊं, क्लास बी और क्लास ए का क्या करना है? छुट्टी दे दो, क्यों दे दूं? थोड़ी देर तो और पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा के जा रहा हूं, टेस्ट कल शुरू करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। देखो एनायंस को हमने क्लासिफाई किया किस पे? क्लास ए में और क्लास बी में। क्लास ए वाले कौन है, कौन बताएगा? हाँ, स्टार मार्क्ड जो है वो सिर्फ सिलेबस में आपके वही सिर्फ है जो स्टार मार्क्ड है। कार्बोनेट, उधर से सल्फाइड, उधर से नाइट्राइट, इधर से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट, इधर से सिर्फ सल्फेट, और इधर से कोई नहीं। ठीक है, तो आपके जितने एनायंस हैं आप काउंट कर लीजिए कितने एनायंस हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एनायंस आपके सिलेबस में है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या आठों के आठों मैंने स्टार लगा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों एनायंस आपके सिलेबस में है। अभी तो ये ऐसे साथ लिखे थे, अभी आपको ये क्लासिफिकेशन देख के समझ आ गया होगा कि कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है। अब क्लास ए के अंदर वो आते हैं जो गैस बनाते हैं, किसके साथ? एसिड्स के साथ क्या बनाते हैं बेटा? गैस बनाते हैं, क्लास ए के अंदर आते हैं। और इनका जो रीएजेंट होता है ना, इनका जो रीएजेंट होता है, ये डाइल्यूट H2SO4 बनाते हैं, है ना। रीएजेंट जो होता है डाइल्यूट H2SO4, कई जगह पे डाइल्यूट HCl भी यूज होता है। और A2 वाले जो हैं ये कंसंट्रेट H2SO4 की बात करते हैं, ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, है ना। तो डाइल्यूट H2SO4 सॉल्ट में मिलाते हैं, कुछ नहीं होता तो फिर हम कंसंट्रेट मिलाते हैं, पहले डाइल्यूट मिलाते हैं। अगर डाइल्यूट मिलाने पर, अगर डाइल्यूट मिलाने पर हमको हो सकता हो कुछ गैसेस मिले, तो फिर हम देखेंगे कौन कौन सी मिल सकती है। पहले फिलहाल तो आप इस क्लासिफिकेशन को गैस वैस तक मत ले जाओ, सिर्फ इतना ध्यान रखो, रिएजेंट यहां पे डाइल्यूट H2SO4 होगा, यहां पे कंसंट्रेट H2SO4 होगा, है ना। इसको नोट करो फटाफट। वो है वो पीपीटी रिएक्शन है, B1 एंड B2 जो है वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, ये पीपीटी रिएक्शंस होती है मेनली।
और ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई एसिड वैसिड, एसिड क्यों होगा जब क्लास बी वही है जो एसिड के साथ कोई गैस नहीं देते, तो फिर बात खत्म हो गई, है ना, बात ही खत्म हो गई। वो क्लास ए वही है जिसमें गैसियस प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, गैसियस प्रोडक्ट विल फॉर्म विद एसिड्स क्लास ए। क्लास बी कुछ नहीं बनेगा। क्लास ए में दो सब ग्रुप हैं, A1 एंड A2। A1 का रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 होता है, डाइल्यूट HCl भी होता है, आप चाहो तो लिख देना, बट मेनली जो है आपके एनसीईआरटी में भी जो दिया हुआ है वो डाइल्यूट H2SO4 ही दिया हुआ है। हमको बेसिकली H प्लस से मतलब है और कोई मतलब नहीं है, हमको H प्लस से मतलब है ना। हम्म। F माइनस का थोड़ा देखना पड़ता है कि जो HF बनता है ना इसमें वो गैस नहीं होता, बट ठीक है। F माइनस को मैंने इनके साथ ही ऐड कर लिया, वैसे भी अपने सिलेबस में नहीं है। F माइनस कोई गैसियस प्रोडक्ट नहीं देता है, Cl माइनस देता है, Br माइनस Br2 देता है, I माइनस I2 देता है, NO3 माइनस NO2 देता है, ठीक है ना। तो बाकी तो खैर हमारे सिलेबस में है नहीं, हम ज़्यादा बात करेंगे भी नहीं। जैसे ये CO2 गैस देगा, ये SO2 गैस देगा, ये H2S गैस देगा, ये H2O की वेपर और CO2 दोनों दे सकता है, ये एसीटेट जो है वो देगा, एसीटेट गैस देगा, और एसीटेट जो है वो एसिटिक एसिड गैसियस फॉर्म में देगा, विनेगर जैसी स्मेल देगा। NO2 माइनस जो है वो भी NO2 गैस देगा, है ना। तो गैसियस प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे वो हम आगे टेस्ट में देखेंगे। आप लिख देना इसका नाम, इसका होता है ये आर्सेनाइट और आर्सेनेट, लिखना चाहो तो, नहीं है सिलेबस में बट लिखना चाहो तो। एक्चुअली ये जेई एडवांस वगैरह में ज्यादा चलते हैं। फॉस्फेट सल्फेट नाम लिखने की जरूरत नहीं है। MnO4 माइनस ये सब नाम मैंने आपको डी ब्लॉक में बता रखे हैं, आप देख सकते हो। नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ दें, नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े। या अगली बार पढ़े, अगला बताओ। ये जो है एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है अपनी लैब मैनुअल में, वो होगी शायद। ये इसको रहने दो क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसको सिंपल तरीके से ऐसे देख लेते हैं हम। हमको कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है, हम सबसे पहला काम किसको करेंगे, डाइल्यूट H2SO4। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हैं तो हम कौन से टेस्ट कर रहे हैं कौन बताएगा। हम यहाँ पे क्या लिख दें, टेस्ट फॉर, क्या लिख दें हम, टेस्ट फॉर क्लास A1, है ना। क्लास A1 के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम डाइल्यूट H2SO4 मिला रहे हैं। तो किसके लिए हो गया, वो क्लास A1 के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं ये सारे टेस्ट। अगर आपने गिवन सॉल्ट के साथ डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, अब क्योंकि क्लास A1 है तो ऑब्वियस सी बात है कोई गैस निकलेगी। अब गैस जो निकलेगी वो अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर हमको ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब बुदबुदाहट के साथ, है ना, बुदबुदाहट के साथ ऐसे ही बोलते हैं, कलरलेस, है ना, बबल 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 बनते हैं ना, कलरलेस ऑर्डरलेस अगर गैस मिलती है तो इसका मतलब है वो CO2 है। एंड वो पॉसिबल एनायन जो हो सकता है वो कौन सा होगा, अगर CO2 है तो पॉसिबल एनायन कौन सा होगा, कार्बोनेट। पॉसिबल एनायन कौन सा हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है। ये अगर CO2 गैस इस तरह से हमने जैसे ही मिलाया वहां पे कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो है वो निकली, तो वो हो सकता हो CO2 गैस होगी और पॉसिबल एनायन से। ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है। अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया और आपने देखा कि वहां पर कलरलेस गैस है लेकिन वहां पर रॉटन एग लाइक की स्मेल है, सड़े अंडे हुए जैसी स्मेल है, तो वो कौन सी गैस होगी, H2S। तो यहां पर जो पॉसिबल एनायंस हैं वो कौन सा हो सकता है, यहां जो पॉसिबल एनायन है वो कौन सा हो सकता है, सल्फाइड आयंस में बी प्रेजेंट। H2S गैस का आने का मतलब ये इंडिकेशन है, अगर सड़े अंडे की जैसी स्मेल आती है तो ये इंडिकेशन है कि उसके अंदर जो एनायन है वो सल्फाइड हो सकता है, ठीक है।
ये 10th में था। हाँ आसान है बे, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। अगर ब्राउन फ्यूम्स आती हैं तो हो सकता हो कि NO2 गैस हो, और उसके अंदर जो है वो हो सकता हो NO2 माइनस हो। होने को यहाँ नाइट्रेट भी होता है, बट वो कंफर्मेटरी टेस्ट में जाके पता चलता है कि नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट जो है ना वो बेसिकली डाइल्यूट H2SO4 के साथ नाइट्रेट नाइट्राइट दोनों आ जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम नाइट्रेट ही लिखेंगे, क्योंकि हम किसकी बात करें, क्लास A1 की बात करें। कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर स्मेल। बर्निंग सल्फर की स्मेल जो होती है वो SO2 की होती है, और जो हमारे पास एनायन हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ठीक है, प्रीलिमिनरी टेस्ट तो देख ही सकते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट तो हम सबके देख लेते हैं। कलरलेस गेट विद द स्मेल ऑफ विनेगर, तो हो सकता हो कि वो एसिटिक एसिड वाला हो, और वहां पे जो आयन प्रेजेंट हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, एसिटेट आयंस जो है वो क्या हो सकता है बेटा, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है भाई, ऐसे होने को थायोसल्फेट भी होता है इसके अंदर, बाइकार्बोनेट भी इसी के अंदर होता है ना। लेकिन सारे हमने नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, और दो ऐसे जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है बट काफी इंपॉर्टेंट है, तो लिख दिए मैंने। ठीक है भाई, अब हमने ये जो किया है ये है क्या, मुझे बताओ, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है या प्रीलिमिनरी टेस्ट है, कौन बताएगा। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, हमने टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डाला, मतलब जो हमारा सैंपल हमको मिला वो हमने डाला, उस सैंपल में हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया। जैसे ही हमने डाइल्यूट H2SO4 मिलाया, अगर इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है तो अकॉर्डिंगली हम वहां पर ये बोल सकते हैं कि ये मे बी प्रेजेंट। हमेशा प्रीलिमिनरी टेस्ट में ऐसा लिखा जाता था, कार्बोनेट में बी प्रेजेंट, सल्फाइट में बी प्रेजेंट, सल्फाइड में बी प्रेजेंट, नाइट्राइट में बी प्रेजेंट। आपने लिखा होंगे प्रैक्टिकल्स में, ऐसा नहीं लिखते कि कार्बोनेट इज कंफर्म्ड, ऐसा नहीं लिखते थे। वो हम लिखते थे कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट करने के बाद। यानी कि अगर यहां पर कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस हमको दिख गई तो हम ये लिखेंगे कि कार्बोनेट में बी प्रेजेंट, और उसके बाद हम कार्बोनेट का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कंफर्मेटरी का मतलब होता है कि आप श्योर हो जाओ कि यस ये कार्बोनेट ही है, कोई और दूसरी गैस नहीं है, वो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। इसी तरह से अगर H2S है ना, सड़े अंडे जैसी स्मेल आ रही है तो सल्फाइड हो सकता है। कैसे, तो सल्फाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट कर लो, अगर वाकई सल्फाइड है इसमें तो सल्फाइड के जो और टेस्ट होते हैं वो ये सॉल्ट क्या करेगा, जो होगा वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये है, अभी तक मैंने आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट बताए हैं। कहां कहां पे देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, आज जो कुछ पढ़ा वो सब कुछ सॉर्टेड है। अभी हम क्लासिफिकेशन वगैरह पर आ चुके हैं, हम क्लास ए के टेस्ट शुरू कर चुके हैं, और हम क्लास ए के अंदर जो A1 वाली कैटेगरी है ना, उसके प्रीलिमिनरी टेस्ट भी कर चुके हैं, उसके प्रीलिमिनरी टेस्ट हम कर चुके हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा, कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो जो है कंफर्मेटरी टेस्ट हम उन्हीं का पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अननेसेसरी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीलिमिनरी ठीक है, हमने इसका भी देख लिया, बाइकार्बोनेट का भी देख लेंगे, सल्फाइड वगैरह का देख लिया, लेकिन ये जो स्टार मार्क्ड हैं ये आपके सिलेबस में है। कंफर्मेटरी टेस्ट हम इनका ही देखेंगे। तो कल हम शुरू करने वाले हैं हमारे लेक्चर में कंफर्मेटरी टेस्ट यहां से, और कंफर्मेटरी टेस्ट में सबसे पहले हम करेंगे किसका, कार्बोनेट का, देन आफ्टर हम करेंगे उसमें किसका, नाइट्राइट का, सल्फाइड का, है ना। ये चीजें जो तीन हमारे सिलेबस में दी हुई है वो करेंगे। तो अभी तक का आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया आपको, है ना, आगे भाई, ठीक है। और कल हम फिर मिलते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट वगैरह शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और पी ब्लॉक को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, पी ब्लॉक में आप स्टार्टिंग के 3 से 4 लेक्चर तो जरूर देखें, उसके बाद वाले आप कम से कम रीडिंग लगा के जरूर जाएं नोट्स की। एक बार तो वीडियो सारा ही देखना है आपको, उसके बाद आप नोट्स की रीडिंग जरूर लगा के जाएं, ठीक है। और समय से पहले मैं आपको फिर चेतावनी दे देता हूं, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, समय से पहले भेड़ चाल चल के वन शॉट के पीछे ना भागें, है ना।
एक समय होता है, वो वीडियोस कहीं नहीं जाएंगे। जिसको अभी देखना है वो अभी देखें, जिसको बाद में देखना है वो बाद में देखें। अपनी अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से रिवीजन का टाइम सेट करें। हर किसी के रिवीजन का टाइम सेम नहीं हो सकता, हर किसी की जो तैयारी होती है वो अलग होती है, सबका अपना अलग टाइम पे जाके जरूरत होगा। आज किसी को पीरियोडिक टेबल की जरूरत है वो देख सकता है, किसी को नहीं है वो नहीं देखेगा। तो पहले जो जरूरत वाला काम है वो करिएगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगता है। मेरा काम है सजेशन देना, वो वीडियोस कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है लाइव देखना, आप उसको बाद में भी देख सकते हो। तो ये चीजें यूं नहीं हो कि वहां जाकर कमेंट्स में हम टाइम वक्त जाया कर रहे हैं, ठीक है। मैटर करता है 7 से 8 घंटे, 9 से 10 घंटे मैटर करता है, ठीक है। तो आप अपनी जरूरतों के हिसाब से उन चीजों को देखें। मना नहीं कर रहा हूं, समय सही होना चाहिए, है ना। अगर अभी लगता है तो अभी देखिए, बाद में लगता है तो बाद में देखिए, वो रुकेंगे रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।